मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामुदायिक सर्वेक्षण जो होता है वो क्या होता है, क्यों किया जाता है, समाज की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से उसके लाभ क्या है, ऐसे क्या कारण है जिनके कारण हमें सर्वे करना पड़ा, सर्वे से हमें क्या फायदे होंगे, इन सारी चीजों पर अब बात करते हैं कि जब हम सर्वे की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें हमें क्या करना है। सामुदायिक सर्वे जो होता है उसके नियोजन में हमें प्रमुख जो बातें ध्यान देनी होती है, तो सबसे पहले हमें उसका चिंतन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि हम जो सर्वे करने जा रहे हैं उसे किस तरह से हम संपादित करेंगे, किस तरह से हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, हमारा जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे करेंगे, ये सारी बातों को हमारे मस्तिष्क पर हम मंथन करते हैं। उस मंथन के बाद हम उन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, वो सब इस श्रेणी में आते हैं। हम जब सर्वे करने जाएंगे तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सर्वे के लिए हमारे पास सोर्स क्या होंगे, किस तरह से हम लोगों से बात करेंगे ताकि लोग अपनी समस्या हमसे कह सकते हैं, इन चीजों पर इसके अंतर्गत प्रकाश डाला जाता है। चिंतन के दौरान सबसे पहले ये देखना होता है कि आज हमारे समाज में प्रमुख रूप से कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं, उसी समुदाय से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की हम सूची बनाते हैं। उस सूची में देखते हैं कि आज के डेट में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं। उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे हमें उसका प्रशासन करना है, किस तरह से हमें उसका मूल्यांकन करना है, इन सारी बातों को हम इस चिंतन के दौरान अपने मस्तिष्क में रखते हैं। फिर बात आती है जनसंख्या। तो हम जो सर्वे करने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में हम विभिन्न समुदायों से संबंधित जो सर्वे कर रहे हैं वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि पूरे देश का हम सर्वेक्षण कर सकें। सरकार ये कर सकती है लेकिन व्यक्ति विशेष, एक अध्यापक विशेष यह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक लघु समुदाय चुनते हैं। उस लघु समुदाय से तात्पर्य एक गांव, 2 गांव, 10 गांव, पूरी तहसील, पूरा जिला, इस तरह से हमें उसकी जनसंख्या का निर्धारण करना होता है कि उसमें कितनी जनसंख्या हमें लेनी है। और उस जनसंख्या में से तीसरा है न्यायाधीश। न्यायाधीश से तात्पर्य है इस जनसंख्या में से हम कितने लोगों को लें जो पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर दे। देखिए बात समझने की है कि यहाँ तो जनसंख्या की बात की है, पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये जो न्यायाधीश है, इस न्यायाधीश में कितने लोगों को हम चुन रहे हैं वो इस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब यहाँ मैं मुझे न्यायाधीश में ये देखना है कि हमें 1000 लोगों के ऊपर
सूचना के स्रोत है वो दो तरह के हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से तात्पर्य है जिनसे हमें रेस्पॉन्स सूचनाएं डायरेक्ट मिल जाए, और अप्रत्यक्ष जो डायरेक्ट ना मिले किसी और माध्यम से मिले। जैसे प्रत्यक्ष में है प्रश्नावली, जो भी समस्या सर्वेक्षण के लिए हमने चुनी है उस समस्या से संबंधित हमें एक प्रश्नावली तैयार करनी होती है। कहने का मतलब समस्या स्टार्टिंग से लेके समस्या के अंत तक की संपूर्ण बातें इस प्रश्नावली में आ जाएंगी, और प्रश्नावली हम एक एक व्यक्ति को जो हमने न्यायालय से चुना है उन व्यक्तियों को प्रश्नावली दे देंगे, और वो प्रश्नावली को भरकर हमें लौटा देंगे। उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर लेंगे और निष्कर्ष निकाल लेंगे। लेकिन बात आती है कि जरूरी नहीं समुदाय में 100% साक्षरता हो, 100% लोग पढ़े लिखे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में जो शोध करता है, जो सर्वेक्षण करता है, वो सर्वेक्षण करता अनपढ़ व्यक्तियों से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को पूछेगा और उसी के आधार पर वो मेंटेन करता चलेगा, फिर वो मूल्यांकन उसका कर लेगा। दूसरा है साक्षात्कार। ये लिखित प्रश्न हो गए, ये मौखिक हो गए। साक्षात्कार में क्या किया जाता है? जिस तरह से प्रश्नावली में प्रश्न लिखित हैं उसी तरह से इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और शोधकर्ता अथवा सर्वेक्षण करता उन प्रश्नों के उत्तर लिखता है। सूचना के स्रोत के साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार लेने वाला, सर्वेक्षण करने वाला या शोधार्थी कुछ भी कह लीजिए, वो सामने वाले से प्रश्न पूछेगा। समुदाय के जो लोग न्यायाधीश में हमने लिए हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करेंगे, उस समस्या के हर डायमेंशन से उस पर प्रश्न करेंगे और उसके रेस्पॉन्स को नोट करते चलेंगे। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका, कभी कभी ऐसा होता है समय अभाव के कारण हम लिख नहीं पाते साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के उत्तरों को, तो हम टेप कर सकते हैं। टेप के आधार पर भी हम उसके निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है अवलोकन। अवलोकन, अनुसूची। अनुसूची प्रश्नावली की भांति ही होती है, लेकिन इसमें जो रेस्पॉन्स होता है उसके स्केल 3, 5, 7, 9, 11 होते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट स्केल पर अनुसूची के उत्तर का रेस्पॉन्स मिलता है। जैसे पूर्ण सहमत, असहमत, सहमत, पता नहीं, असहमत और पूर्ण असहमत। अब इनकी इसी तरह से मार्किंग होती है। जैसे जो पॉजिटिव इसमें सेंटेंस लिए गए हैं उनकी मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन नेगेटिव है तो उल्टा हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मूल्यांकन करते हैं। अनुसूची में जो प्रश्न दिया है, मान लीजिए दिया है दहेज एक सामाजिक बुराई है। अब आप इससे पूरी तरह सहमत हैं या केवल सहमत हैं, या आपको जानकारी नहीं है, या असहमत हैं या पूर्ण सहमत हैं। यहाँ आपको मान लीजिए आप पूर्ण सहमत हैं तो आपके 4 अंक उसमें जुड़ेंगे। आपने कह दिया मुझे नहीं पता तो आपके 2 अंक उसमें जुड़ेंगे। लेकिन उसके विपरीत जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा
सभी व्यक्तियों को साक्षर करने से समाज में विसंगति पैदा होगी। नेगेटिव है, इससे तो उल्टी जागरूकता आएगी, और हम बोल रहे हैं विसंगति आएगी, तो ये उल्टा हो गया। विसंगति आएगी, पूर्ण असहमत नहीं आएगी, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इसलिए इसके 4 अंक, पता नहीं है आपको 2 अंक। इस तरह से अनुसूची के अंकों को हम इस तरह से लिखते हैं और अनुसूची के माध्यम से हम उनकी जानकारी लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने पीटीटी की एग्जाम दी तो उसमें टीचर एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चंस का एक भाग आता है, अलग से एक पार्ट आता है। उस पार्ट में प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं, अनिवार्य है, और उनकी मार्किंग भी अनिवार्य है। मतलब हर एक के अंक निश्चित है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, लेकिन है। ठीक उसी प्रकार से जो हम सामुदायिक सर्वे करते हैं, छोटे समुदाय के न्यायादर्श पर हमने जो लोग लिए हैं उनसे उनकी सहमति लेते हैं अनुसूची के माध्यम से, तो हमें वो अंकों का इस तरह से अंकन करना पड़ता है। ये हुए सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की, तो इसमें सिर्फ एक ही है, वो है अवलोकन कह लो या निरीक्षण कह लो। हमें किसी समुदाय विशेष की जानकारी लेनी है, समुदाय विशेष कितनी समस्याओं से पीड़ित है। हम एक स्थान पर जाकर बैठ गए, हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम आपकी एक्टिविटीज़ को नोट करने आए हैं, या आपकी समस्याओं को देखना है, या आपकी कमजोरियों को देखना है। किसी भी प्रकार की कोई बात उनसे नहीं करनी। अगर कोई पूछता है तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी है, और उनकी एक्टिविटीज़ को हम अवलोकित करके उसके समाधान के लिए एक योजना बनाते हैं। इस तरह से सामुदायिक सर्वेक्षण के दौरान सूचना के हमें 2 प्रकार के जानकारियां आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। 5वां है प्रशासन। प्रशासन से तात्पर्य यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, बल्कि उस उपकरण के एडमिनिस्ट्रेशन से है जो उपकरण हमने सूचना के स्रोत के रूप में चुना है। किस तरह से हम उस उपकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे समुदाय के जो न्यायाधीश के रूप में हमने लोगों को लिया है, उनको एक हॉल में उठा लेंगे, अलग अलग पार्ट्स, जैसे 100 लोगों के हिस्से कर लिए, 50 के कर लिए, 30 के कर लिए, और उनको अनुसूची दे दी, या उनका साक्षात्कार ले लिया, या उनको प्रश्नावली दे दी। तो हमें उनको किस तरह से बिठाना है, किस तरह से उनको मार्गदर्शन देना है, किस तरह से उनको निर्देश देना है, किस तरह से उनका विश्वास जीतना है, ये सारे एक्टिविटीज जो आएंगी वो प्रशासन के दौरान आएंगी। यानी उस टेस्ट को किस तरह से आप उनके ऊपर प्रशासित करते हो। उसके बाद आता है अंकन। ये सब योजना में चल रहा है। अंकन, हम जो प्रश्नावली लेके उनके पास गए, उसके उत्तर हमने पहले ही ढूंढ लिए, और वो उत्तर तालिका में हमारे पास सुरक्षित है। जब हम सर्वेक्षण जिसका किया जा रहा है उनके पास गए, उनसे हमने सूचनाएं ली प्रश्नावली के माध्यम से, और उन्होंने जिन जिन प्रश्नों पर सही गलत का उत्तर लगाया, उन्हें हम अपनी उत्तर तालिका से सही गलत को करके और मार्किंग करते हैं। उसके बाद उसका टोटल आंसर कितना, टोटल मार्किंग कितने हुए, उस आधार पर हम उनका अंकन करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन, यानी अंकन के आधार पर मूल्यांकन। इसका तात्पर्य है कि हम उसका मूल्यांकन कैसे करें। जो अंक हमारे पास आए हैं, उन अंकों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह समुदाय इस समस्या से ज़्यादा पीड़ित है और इसका समाधान ये है। इस तरह से हम सरकार को अथवा स्थानीय प्रशासन को उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी एरिया पड़ता है उसकी रिकमेंडेशंस अपने सर्वेक्षण के आधार पर भेज सकते हैं कि इस तरह से हमने सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण में हमें ये हमारे सामने फैक्ट आए। इन फैक्टों का समाधान बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस समुदाय विशेष के लोगों के जीवन को खतरा है, उनके जीवन जीने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो भी हमने उनसे रिलेटेड चीज़ें ली हैं उनका हवाला देकर हम उसे
सरकार के पास भेजते हैं ताकि आसानी से उस समस्या का समाधान हो। कई एनजीओ ऐसे हैं जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। एनजीओ से तात्पर्य नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वयंसेवी संस्थान होते हैं, अपनी ओर से फंडिंग करते हैं, अपनी ओर से पैसा देते हैं और सामाजिक समस्याओं को सॉल्यूशन खोजते हैं। अब बात आती है विश्लेषण। मूल्यांकन के बाद हम समस्या का विश्लेषण करते हैं कि इस समस्या की उत्पत्ति हुई कैसे और उस उत्पत्ति के पीछे कारण क्या रहे और अब उसका निराकरण क्या है। इन तीनों चीज़ों का हम इस विश्लेषण प्रक्रिया में ध्यान देते हैं और वो तैयार करते हैं। उसके बाद एक लास्ट जो स्टेप है वो है रिपोर्ट। अर्थात जो सर्वेक्षण हमने किया उस सर्वेक्षण के आधार पर हम इस तरह से आगे बढ़े और रिपोर्ट तक पहुंच गए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक रिपोर्ट के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो सर्वे है इसकी प्लानिंग होगी। यदि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो प्लानिंग है उसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमने इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पहले से प्लानिंग नहीं की, तो निश्चित रूप से हमारा सर्वे सक्सेस नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे वो संपादित नहीं होगा, वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप टीचर बन के रियल लाइफ में स्कूल आदि में जाएं और सामाजिक सर्वेक्षण की बात आए तो सबसे पहले उस क्षेत्र की समस्याओं से को आप रीड कीजिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ के पहले से जो स्टाफ कार्यरत है उनसे मिलिए, वहाँ के बच्चों से मिलिए, उन बच्चों के गार्जियंस से मिलिए, तब आपको वहाँ की समस्याओं की जानकारी मिलेगी। फिर उस समस्याओं पर आप सर्वे करना चाहते हैं तो फिर आपको इन स्टेप्स से गुजरना होगा, तब आप जाकर उसके ऑर्गेनाइजेशन तक जाएंगे, उसके संगठन तक जाएंगे कि किस तरह से हमें उसको संपादित करना है। ठीक है, इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामुदायिक सर्वेक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही माइंड मेकअप करके जाएं, चिंतन मनन करके जाएं और उस क्षेत्र विशेष की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हमें पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। यदि नॉलेज हमें नहीं होगी तो हम प्रश्नावली नहीं तैयार कर सकते, हम साक्षात्कार मापनी तैयार नहीं कर सकते, हम अवलोकन मापनी तैयार नहीं कर सकते और ना ही निरीक्षण हम उनका कर सकते। इसलिए हमें यह ज़रूरी है कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से थोड़ा रूबरू हों। कई बार ऐसा होता है बालक हमें कक्ष में भ्रमित करने के लिए अपनी समस्या बता देते हैं और हम उस समस्या को सही मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बालक के साथ हमारा जो व्यवहार था उसमें तब्दीली कर लेते हैं, उसके प्रति सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन उसका बालक मिसयूज करने लगते हैं। इससे बचने का ये तरीका है कि उसके परिवार आदि में जाकर हमें उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनका पता करना चाहिए। एक्चुअल समस्या है तो उसकी केस स्टडी करनी चाहिए। केस स्टडी के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक की प्रॉब्लम क्या है। ये बात केवल व्यक्तिगत स्थिति में आती है, लेकिन जब समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय की बात करेंगे तो उसमें सर्वेक्षण ही एक महत्वपूर्ण उपकरण है, एक तरह से महत्वपूर्ण रास्ता है। हम इसी के माध्यम से समुदाय और समाज की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं।